अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे इथाइन का जो कॉमन नाम है वो एसिटाइलीन है। तो पेपर में ये सवाल कई बार आ चुका है और उसमें कहा गया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलीन आप डायग्राम की मदद से पूरा एक्सप्लेन करके बताएं। तो इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी दो कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन जुड़ने की सलाहियत होती है। जब भी दो कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन होंगे तो वो इथेन कहलाता है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। लेकिन अगर हम इथीन की बात करते हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाते हैं, जिसमें 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो जुड़ते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई थी sp2। लेकिन इथाइन में 2 हाइड्रोजन जो है वो मजीद कम हो चुके हैं और ये हैं 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये निशानी बता रहा हूँ। तो इथाइन का कॉमन नाम है एसिटाइलीन। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में लिखा इन इथाइन मॉलिक्यूल कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इथाइन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, सिर्फ sp। अब sp नाम से ही हमें पता चल गया है when 1s and 1p orbitals are combined to form two orbitals of same shape and energy, this hybridization is known as sp hybridization। हमने कहा जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं जिसके नतीजे में बनने वाले, देखो 2 कंबाइन हो रहे हैं तो बनने वाले भी 2 होंगे। sp3 में क्या था, एक s था 3 p थे तो बनने वाले भी 4 थे। sp2 में एक s था और 2 p थे, मतलब टोटल 3 थे तो नए बनने वाले भी 3 थे। लेकिन यहाँ एक s है और एक p है तो नए बनने वाले ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 2। तो हमने कहा when 1s and 1p orbital are combined, 1p orbital are combined to form 2 orbitals of same shape and energy, this hybridization is known as sp hybridization। उस hybridization को हम नाम देते हैं sp hybridization। अब जो पूरा प्रोसेस जो है वो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है एग्जैक्ट वही पुराना है। कार्बन ऑफबा के मुताबिक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2px2 2py0 2pz0, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है ना, s में 2 चले गए, 2s में 2 चले गए, 2px में 2 चले गए, अब 2py को कुछ भी नहीं मिला, 2pz को कुछ भी नहीं मिला। ऑफबा ने कहा था इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है, तो हमने फिल किया तो y और z को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। लिहाजा ऑफबा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। इस तरीके से हुन्स रूल की अगर हम बात करते हैं, हुन्स रूल के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो 1s2 2s2, हुन ने कहा था कि जब तमाम सब ऑर्बिटल्स को अपना अपना इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता, एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तब तक किसी में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दाखिल होंगे। तो यहां हमने कहा 1s2 2s2 तो 2px1 2py1, 2pz को अब भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो लिहाजा हुन्स रूल भी नाकाम रहा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने में। फिर एक थ्योरी आ जाती है एक्साइटेड स्टेट थ्योरी। इसके मुताबिक जब भी कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है, जब भी कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो उसके एक s से भी इलेक्ट्रॉन निकलकर p ऑर्बिटल में आ जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट थ्योरी की बात थी तो इसके मुताबिक s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ आ गया, तो ये हो गया 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो ये एक s है और 3 p है, px py pz। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या है भाई, हाइड्रोजन की कमी है ना, तो लिहाजा एक s और p क्या होते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं, बाकी py और pz नहीं कंबाइन होते हैं। तो एक s और ये दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया, py और pz ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो अब क्या था, देखो भाई ये s है, ये px है, ये py और ये pz, ये x एक्सिस पे, ये y पे और ये क्या है z पे। अब sp के अंदर क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं ना, और इसकी जो शेप होती है ना वो कैसी होती है, लीनियर। इनकी शेप कैसी होती है, लीनियर। ये लीनियर शेप बनी। अब कार्बन 2 है ना, पहले कार्बन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरे में भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो पहले कार्बन की जो शेप है वो लीनियर है
और दूसरे कार्बन की शेप है, दूसरे कार्बन की जो शेप है वो भी क्या है, लीनियर है। दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। अब py और pz इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि हाइड्रोजन की कमी थी ना, लिहाजा ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये क्या हुआ, py जो है वो जैसा था वैसा ही रहा, यहाँ पे इस कार्बन का भी py जैसा था वैसा ही रहा। इस तरीके से इसका pz था, z एक्सिस पे था, ओके भाई ये जैसा था वैसा ही रहा, और ये जैसा था ये वैसा ही रहा। अब हुआ क्या, हाइब्रिडाइज वाले थे उसमें जो बॉन्ड बना वो कौन सा था, सिग्मा बॉन्ड, और जो y वाले जो थे, y एक्सिस वाले, उन्होंने मिलकर क्या किया है, एक बॉन्ड बनाया है जिसे कह रहे हैं हम पाई बॉन्ड, और z वाले जो हैं वो भी आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये भी क्या बना रहे हैं, एक और पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और बकिया इनके दोनों एंड पर जो है वो एक एक हाइड्रोजन आकर क्या हो गया, एक एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता। लिहाजा दो कार्बन के साथ सिर्फ दो हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो इथाइन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 क्या हो गए हैं, पाई बॉन्ड हो गए। तो यहाँ हमारे पास जो है ये हमने ज्योमेट्री बनाई, और इसकी दूसरी ज्योमेट्री जो है वो क्या हो गई, ये वाली, क्योंकि कार्बन कार्बन का 3 बॉन्ड है ना, एक सिग्मा और 2 कितने हैं, पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और लीनियर है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है ये, तो लिहाजा जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। शेप जो है वो क्या है, लीनियर है। और ये डायग्राम यहाँ पर भी सही बनी हुई है, लेकिन यहाँ जो उन्होंने क्या मिसिंग किया है, हाइड्रोजन नहीं बनाया ना, ये हाइड्रोजन यहाँ क्या है, बनाना जरूरी था। देखो एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजें देखी जाती है। राइटिंग हालांकि देखो बड़ी प्यारी सी है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त सी है, लेकिन अक्सर जगहों पर छोटी छोटी जो है वो कमी बेशी जो है वो इसमें नज़र आ रही है। तो ये क्या हो गई, डायग्राम बन गई, ये वाली डायग्राम भी बनानी है। और इसके बाद जो है वो शेप की हमने बात की, ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन द शेप ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, इथाइन का दूसरा नाम क्या है, एसिटाइलिन, द शेप ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल इज लीनियर। बॉन्ड एंगल की हमने बात की, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इन इथाइन मॉलिक्यूल, द बॉन्ड एंगल इन इथाइन मॉलिक्यूल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री है। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कार्बन कार्बन के दरमियान जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, और डबल होगा तो 1.34, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ना भाई, यहाँ बॉन्ड एंगल बॉन्ड कौन सा है, एक सिग्मा है और 2 पाई, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, लिहाजा बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई, 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो in ethyne molecule the bond length between carbon atom is 1.20 angstrom. In ethyne molecule the bond length between carbon atom is 1.20 angstrom. फिर पेपर में आ जाए कि इथाइन का लेविस स्ट्रक्चर बनाओ, या पेपर में कहा जाएगा डॉट और क्रॉस डायग्राम बनाओ। तो डॉट और क्रॉस डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ क्या होगा कि कार्बन है, एक कार्बन के, देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं क्रॉस से शो करता हूं तो दूसरे के मैं डॉट से शो करूंगा। तो यहाँ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहाँ डॉट डॉट डॉट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, और यहाँ क्रॉस किया और यहाँ डॉट। देखो जिस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं क्रॉस से शो करूंगा तो उसके हाइड्रोजन को डॉट से शो करना पड़ेगा, और जिस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से शो करूंगा उसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो करूंगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, लेविस स्ट्रक्चर बन गया। तो यहां से अगर पेपर में अगर सवाल आएगा 4 नंबर का, तो आपने यहाँ से लिखना है, यहाँ से बढ़ते जाना है, प्रोसेस लिखना है, डायग्राम बनानी है, ये डायग्राम भी बनानी है, ये तीनों सेंटेंस आपने लिखने हैं, जो चेंजेस किए वो भी देखिएगा, और डॉट और क्रॉस डायग्राम अगर अलग से कहे तो लिखना है, वरना आपने ये बनानी नहीं है। तो यहाँ जाकर हमारा जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।